नमस्कार, इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मेरे साथ दो मेरे सहयोगी भी हैं, प्रियंका है और साथ ही मानसी भी हैं। और आप सबको पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि जब भी नया विक्रम संवत आता है तो बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा रंग, बहुत सारी उजाला, बहुत सारा रोशनी, बहुत सारा भाग्य, ये सब लेके आता है। इसलिए अलग अलग तरीके से सब लोग इस दीपावली को मनाते हैं और हम भी आपके लिए इस दीपावली को थोड़ा खास करना चाहते हैं। अब आप इस दिवाली को अपनी खास कैसे करेंगे, तो आप जो खुशियां अपने परिवार के साथ मना रहे हैं वो तो मनाइए ही मनाइए। साथ ही कुछ बेहतरीन शेयर्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में अगर आप जगह दे देंगे तो न केवल ये दिवाली बल्कि आने वाली कई दिवालियां आपके लिए खास होने जा रही हैं। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन खास मेहमान मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं जो आपको अपनी बेहतरीन कॉल्स यहाँ पे बताएंगे और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इन कॉल्स को आप क्यों खरीद रहे हैं, क्या इसके पीछे मकसद है, क्या इसका टारगेट है। मेरे साथ तीन मेहमान होंगे। पंकज मुरारका हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मेरे साथ संदीप सब्रवाल हैं, जिनको आप हमेशा से हमारे साथ देखते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा सपाट सपाट बोलते हैं, आपको बता देते हैं लेना है कि नहीं लेना। आज भी वही काम करने वाले हैं। और मेरे साथ नीरज दीवान भी हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी आपका भी, और उनसे भी हम बातचीत करके समझेंगे कि उनके कौन कौन से शेयर हैं। तो प्रियंका, शुरू करें सिलसिले को। बिल्कुल इस सिलसिले को शुरुआत करते हैं। और शो का नाम क्योंकि बहुत खास है, थ्री एसेस, तीन इक्के, यानी बाजार के वो कौन से एक इक्के के पत्ते हैं। इक्का तो बहुत खास तौर पर यूज होता है पंकज, आप हाईएस्ट कार्ड भी इक्का है और लोएस्ट कार्ड भी इक्का है, दोनों तरह फिट कर सकते हैं। पर बाजार में हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो इक्का जो माला माल करे। पहला इक्का आपकी तरफ से कौन सा आ रहा है? आपको और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से जो पहला एक स्टॉक आइडिया है वो है जो हम बोलते हैं एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि एक हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे हमारी इकोनॉमी में बहुत समय के बाद में स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ आई है। जो अब हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं ये पिछले 7 साल की हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ है। और हमें लगता है जिस तरह से इकोनॉमी में अंडरलाइंग डिमांड है, क्रेडिट ग्रोथ आने वाले 2 से 3 सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की लीडिंग बैंक है, 20% प्लस मार्केट शेयर है उनका इंडिया के पूरे बैंकिंग सेक्टर में। और वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल हैं। बीच में पिछले 2-3 साल पहले उनके कुछ एनपीएस के इश्यूज थे, पर अब वो सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं और अभी इनफैक्ट उनकी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में लोएस्ट एनपीए हैं एंड वैल्यूएशंस भी काफ़ी फेवरेबल हैं। प्लस मुझे ये भी लगता है कि एक और चीज़ है कि जो स्टेट ओन कंपनीज या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इनके स्टॉक्स काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो इनमें एक री रेटिंग का एक ट्रेंड चल रहा है। हमने देखा ऐसे काफ़ी सारे डिफेंस कंपनी में यही हुआ लास्ट 1 साल में। और जैसे कि गवर्नमेंट अब कुछ एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी प्राइवेटाइज करने जा रही है। आईडीबीआई बैंक सबसे पहले है उस लिस्ट में। तो जैसे ही वो प्राइवेटाइजेशन होगा, मुझे लगता है उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है सभी स्टेट ओन बैंक्स के वैल्यूएशन पर आएगा। तो मुझे लगता है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है 1 से 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात तो बिल्कुल आपने सही की पंकज, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की अगर बात करें पिछले 2 तिमाही से जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो हो, एनपीएस का कम होना हो, नेट इंटरेस्ट इनकम में जो बढ़त आ रही है, और इस तिमाही भी नतीजों की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव होती रही है। तो फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव मूव, और एसबीआई के साथ पंकज ने पहली शुरुआत की है। लेकिन चलिए, जब थ्री एसेस की ही बात हो रही है, हमारे बाजार के दूसरे बड़े दिग्गज संदीप सब्रवाल भी हमारे साथ है। संदीप, स्वागत है आपका, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। हैप्पी दिवाली टू यू। और आप बताएं आपकी तरफ से थ्री एसेस इस कैटेगरी में पहला स्टॉक कौन सा होगा? या आपको और आपके सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत मुबारक हो। और आपकी एनिवर्सरी और दिवाली हर साल सेम टाइम पे आया करेगी, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो 3 स्टॉक्स में से पहला मैं कहूँगा कंपनी है भारत फोर्ज। एस्टैब्लिश्ड ऑटो एंसिलरी कंपनी है, सब लोग जानते हैं भारत फोर्ज के बारे में। पिछले 2-3 साल में कंपनी ने इतना अच्छा नहीं किया। पहले कोविड वेव आया, फिर रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ हुए, फिर और जैसे एरोस्पेस में उन्होंने फोरे किया था, तो कोविड के कारण एरोस्पेस में इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हो गए, तो उनके सारे बिजनेस सेगमेंट्स पे इफेक्ट आया था। अभी सारे बिजनेस सेगमेंट्स अच्छा करना शुरू कर रहे हैं, और जो उन्होंने अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी लगाई है बाकी ऑटोज़ के अलावा बाकी चीज़ों में, स्पेशली डिफेंस में, मुझे लगता है उनका काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगले 3-5 साल में। वैल्यूएशन कंपनी के इतने ज़्यादा नहीं है, 18 से 20 टाइम नेक्स्ट ईयर पे है, जबकि बाकी काफ़ी कंपनीज़ मिड कैप साइड पे 30-40 प्राइस अर्निंग रेशो पे भी ट्रेड हो रहे हैं। तो एस्टैब्लिश कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और अगले 2 साल में अर्निंग ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने भारत फोर्ज के रिसेंटली जो ट्रक उन्होंने लॉन्च किए थे उसकी पूरी श्रृंखला देखी, बहुत ही शानदार ट्रक,
बहुत ही शानदार ट्रक थे और मैं बोलूँगा ना केवल ये भारत फोर्ज के लिए गर्व की बात है बल्कि हम सब के लिए इंडियंस के लिए भी एक बड़ी गर्व की बात होती है कि अब आप बल्कि डिफेंस के इंपोर्टर नहीं, अब तो आप एक्सपोर्टर बन रहे हो। अब आप तेजस भी दे सकते हो, आपको प्रचंड भी देना पड़ेगा और आपको इस तरह के कुछ एक नए ट्रक्स जो भारत बना रहा है ये भी अब विदेशों से डिमांड आनी शुरू हो गई है। खैर मेरे साथ नीरज दीवान भी हैं। नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप समय दे रहे हैं एंड दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपकी लिस्ट में कौन सा ऐसा शेयर है जो न केवल हमारी इस दिवाली को बेहतर कर सकता है बल्कि आने वाली कई दिवाली बेहतर होने जा रही हैं सर? हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत दिवाली की मुबारक हो, आपके दर्शकों को। मैंने जो स्टॉक चुना है वो है कैनरा बैंक। जैसे कि हम देख रहे थे कि पिछले कुछ सालों में ये जो PSU बैंक थे, जो अदर कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स थे, इनका मेन पर्पस यही था कि कैसे अपनी एसेट क्वालिटी को बचाएं, कैसे क्रेडिट कॉस्ट को कम करें, कैसे अपने NPA को कम करें। तो सारा का सारा फोकस उसी में चल रहा था इनका। पर अब काफ़ी देर के बाद, काफ़ी सालों के बाद एक फोकस ग्रोथ पे आया है कि लोन ग्रोथ बढ़ती दिखती है, मैक्रो एनवायरनमेंट बढ़ रही है, जहाँ से कॉर्पोरेट सेगमेंट है वहाँ से भी डिमांड आ रही है। और अच्छी एक कैटेगरी कॉर्पोरेट सेगमेंट जैसे कैनरा बैंक का ही ले लें तो आई थिंक 78% जो कॉर्पोरेट सेगमेंट का डिमांड है वो एक कैटेगरी के कॉर्पोरेट से आ रही है। तो एक अच्छा बिजनेस मोमेंटम इनको देखने को मिला है। और जो इनके 3 के एरियाज हैं, रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME, वहाँ से भी अच्छी डिमांड है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जहाँ लास्ट ईयर तक भी देखें तो मार्च तक भी क्रेडिट ग्रोथ 10.2% चल रहा था, वो पहले क्वार्टर में देखा हमने 14-15% पे आ गया है। मुझे लगता है कि आगे चलते हुए पिछले कुछ क्वार्टर, आगे के कुछ क्वार्टर, 4-5 क्वार्टर, 6 क्वार्टर, अभी अच्छा एक मोमेंटम बना रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एसेट क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया हो गई है, शानदार एसेट क्वालिटी है बैंक्स की। नेट NPA 2% से कम है, क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत कम आ गई है, लेस देन 2% आ गई है। इनकी कासा में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है और अब जो रिस्ट्रक्चर्ड एसेट जितने होते थे उसकी प्रोपोर्शन भी बहुत कम हो गई है। तो वो सब चीज़ें कंट्रोल में होने के साथ जब आपको एक ग्रोथ भी अच्छी आएगी और जैसे जैसे भी जैसे इंटरेस्ट रेट का मोमेंटम चल रहा है, आई थिंक इस वक्त जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एक यील्ड आपकी बढ़ती है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आप मेंटेन कर सकते हैं अपने इस लेवल पे, इवन इन स्पाइट ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट। आई थिंक वो सब चीज़ें इनके फेवर में हैं और वैल्यूएशन भी इनके फेवर में है, अभी भी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो आई थिंक अगर ये अपने बुक वैल्यू पे भी वापस आ जाए, एडजस्टेड बुक वैल्यू पे, तभी इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने कैनरा बैंक को चुना है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी मेरे को ऐसा क्यों अंदर से फील हो रहा था कि पंकज ने SBI तो बोल दिया, लेकिन अभी कोई ऐसा बैंक क्यों नहीं आ रहा, छोटा बैंक जिससे मन और भर जाए। आपने कैनरा बैंक बोला ना, अब तो वाह वाह हो गई। कैनरा बैंक हो गया, SBI हो गया, देश के 2 बड़े बैंक हो गए। और बड़ी हैरानी की बात है, आप देखो ना 3 शेयर में से 2 शेयर हमको बैंक के मिले और एक ऐसी थीम मिल रही है नई, मतलब भारत फोर्ज जो संदीप सर ने दिया है वो ऐसा शेयर है डिफेंस का जो कि मतलब मैं बोलूँगा अपना DNA ही बदल रहा है। एक्चुअली में अपना DNA बदल रहा है। अब हम डिफेंस की उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं जब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा डिफेंस का इंपोर्टेड बिल नहीं आएगा, अब एक्सपोर्टेड बिल भी आ सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये 3 पहली पिक्स हैं, लेकिन हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स के पिटारे में और भी बहुत सारी कॉल्स हैं दिवाली के लिए। तो संदीप, आपकी दूसरी कॉल क्या होगी? दूसरा स्टॉक जो मैं कहूँगा कि अच्छा कर सकता है वो प्राज इंडस्ट्रीज़ है। तो प्राज इंडस्ट्रीज़ काफ़ी फोकस में आया पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि बायोफ्यूल्स में वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और प्लांट्स बहुत सारे लग रहे हैं। उनका मार्केट शेयर 65-70% है डोमेस्टिकली। ओवरसीज़ भी इनके ऑपरेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन कोविड के समय पे काफ़ी डिलेज हो गए और अब हम देख रहे हैं कि इथेनॉल मैंडेट्स वापस आ रहे हैं। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल में उनकी टेक्नोलॉजी, पहला प्लांट लगा है पानीपत में IOC का, और मुझे लगता है कि वो एक काफ़ी बड़ी स्टोरी हो सकती है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल की, जो बायोवेस्ट से बायोफ्यूल्स बनाते हैं। तो इनको काफ़ी हिट लगा था पिछले 2 साल, क्योंकि स्टील प्राइस हमें पता है कि किस तरह से चढ़े थे। तो इनके सारे ऑर्डर्स फिक्स प्राइस होते हैं, तो टर्नओवर बढ़ा लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा। अब अगले 2 साल में होगा, टर्नओवर भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अर्निंग्स ग्रोथ इस साल 60-70% के आसपास रहेगा, अगले साल 50-60% रहेगा, अगले साल EPS 25-26 के आसपास होना चाहिए। तो स्टॉक रीजनेबली वैल्यूड है, डेट फ्री कंपनी है, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो मुझे लगता है कि इसकी टेक्नोलॉजी को इतनी वैल्यू आज के दिन भी नहीं मिल रही जो मार्केट में जो मिलनी चाहिए। तो स्टॉक में मुझे लगता है अच्छा पोटेंशियल है। ये भी एक्चुअली जिस तरह से आप DNA चेंज की बात करें ना, प्राज जो एक शुगर काउंटर है लेकिन कैपिटल गुड्स में भी हम माना जाता है, क्योंकि वो भी अपना DNA चेंज कर रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन आपने ये स्टॉक इनफैक्ट पिक किया। एब्सोल्युटली, अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल
टुगेदर कास्टिंग एंड फोर्जिंग और उसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज। और अगर देखें ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, जिस तरह से आपने बताया डोमेस्टिकली ग्लोबली भी कंपनी ने एक नया आयाम यहाँ पर छुआ है। हर तरफ अगर देखें तिमाही नतीजे भी अच्छे और कैगर रिटर्न्स की भी अगर बात करें पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 27% ऑन अ ईयर बेसिस कैगर रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। तो एक पॉजिटिव स्टॉक यहाँ पर संदीप की तरफ से इस कड़ी में दूसरा शेयर आता हुआ। पंकज, पहला स्टॉक बैंकिंग स्पेस से जुड़ा, दूसरा बताएं कौन सा सेक्टर है आपके रेडार पर? तो मैं एक इंटरनेट सेक्टर पे काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है जो इंडिया का फ्यूचर है वो इंटरनेट है। अगर आप देखें ग्लोबली तो यूएस में इंटरनेट जो है, ओवरऑल जो यूएस इकोनॉमी है उसका 22% है, और फिलहाल इंडिया में हमारी इंटरनेट इकोनॉमी खाली 3% है। और ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में भी इंटरनेट जो है 15 से 20% हमारे इंडियन इकोनॉमी का साइज़ बन जाएंगी। तो इससे जुड़ा हुआ जो शेयर जो हमें काफ़ी अच्छा लगता है वो है इन्फो एज। ये इंडिया की लीडिंग इंटरनेट कंपनी है। तो जहाँ पे एक तरफ मोस्ट ऑफ द इंटरनेट कंपनी लॉसेस बना रही हैं, ये कंपनी इंटरनेट सेक्टर में हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है इंडिया में। इनका जो कोर बिजनेस है नौकरी, वो लगभग साल का 1000 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करता है। तो अगर आप देखें लाइफ में तो ज़िंदगी में एक आदमी को 3 चीज़ों की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। एक, जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमें एक जॉब चाहिए रहता है, उसके लिए हमें Naukri.com की ज़रूरत पड़ती है। कभी ना कभी आदमी एक बार तो शादी करता है, तो इनका एक ये अच्छा कि आपने बता दिया कि एक बार शादी करता है। ठीक तो इनका एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है जीवनसाथी.com। और फिर कभी ना कभी आदमी प्रॉपर्टी भी खरीदता है, चाहे वो घर खरीदे या ऑफिस खरीदे, तो इनकी एक रियल एस्टेट वेबसाइट है 99acres.com। तो हमें लगता है ये तीनों चीज़ें जो है एक कंज्यूमर या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। और अगर इंडिया में ग्रोथ होगी तो लोग इन तीनों चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करेंगे, और ये कंपनी की ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी आने वाले 5-10 सालों में। ये तो कंपनी के भी 3 इक्के ढूंढ लिए हैं पंकज। हाँ, कंपनी के भी 3 इक्के ढूंढ लिए। और ये बेहतरीन शेयर है इन्फो एज, और चलता बहुत ज़ोर से है, बहुत बेहतरीन चलता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो 2 शेयर हो गए हैं अब तक पंकज के, एक तो एसबीआई और दूसरा इन्फो एज, ये दोनों के दोनों आपके काम आने वाले हैं। वापस चलते हैं नीरज जी के पास। नीरज जी, आपने कैनरा बैंक तो बता दिया, आपकी लिस्ट में दूसरा शेयर ऐसा कौन सा है जो बेहतरीन बिल्कुल चलने को तैयार है? दूसरा शेयर जो मैंने चुना है गॉडफ्रे फिलिप्स। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिगरेट कंपनी है, जिसका 12.9% मार्केट शेयर है। एक्चुअली इन्होंने लास्ट 2-3 सालों में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है अभी रिसेंटली। तो इसको मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ मोमेंटम अच्छी चल रही है, बिकॉज के काफ़ी अच्छे नॉन ब्रांड्स हैं। ये एक मालब्रो के भी रीसेल करते हैं इंडिया में, जहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ इनको देखने को मिल रही है। आई थिंक मेजर ग्रोथ इनकी वहाँ से भी आ रही है। और ये 88% डोमेस्टिकली है, बाकी इनका इंटरनेशनल बिजनेस भी है। अबाउट 20% जो ये इंटरनेशनल बिजनेस है, नई नई मार्केट्स में भी अपनी बिजनेस बढ़ा रहे हैं। और इसका अबाउट 15-20% बिजनेस एक रिटेल और कंज्यूमर से भी आता है। इसके 2 ब्रांड्स हैं, कलर बार और 24/7, जिसकी रिटेल और कंज्यूमर प्रेजेंस भी है। ये वहाँ पे भी इनको पीछे जो प्रॉब्लम चल रही थी कि इनका जो ग्रोथ थी वो तो आ रही थी, बट एक लॉसेस काफ़ी आ रहे थे रिटेल बिजनेस में, कंज्यूमर बिजनेस में। आई थिंक वो हमने रिसेंटली देखा है कि वहाँ पे लॉसेस कम हो रहे हैं और ग्रोथ अच्छी आ रही है। 24/7 में भी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो आगे चलते हुए इनका सिगरेट बिजनेस तो अच्छा चलेगा। वहाँ पे मार्केट शेयर अपना मेंटेन करेंगे, थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका दूसरे बिजनेस से भी लॉस कम होगा तो वो भी प्रॉफिट की तरफ जाएगा। इन्होंने रिसेंटली अपना एक टी का बिजनेस भी बेचा है, जिसके अंदर से भी कोई पैसा मिला है। तो ये काफ़ी डिविडेंड पे करते रहते हैं, तो वहाँ से भी डिविडेंड आना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। और उसके अलावा इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। आई थिंक 1100 करोड़ तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। तो काफ़ी पार्ट तो मार्केट कैप का देखे तो एक म्यूचुअल फंड में इन्होंने एज कैश इन्वेस्ट किया हुआ है। एक वैल्यूशन वाइज अभी इतना अट्रैक्टिव इसलिए चल रहा है क्योंकि आई थिंक एक फैमिली का कोई फ्यूड चल रहा है। तो आई थिंक इसलिए वैल्यूशन आपको इतने अट्रैक्टिव मिल रही है। ये नॉर्मली इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे नहीं मिलता है। तो आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है। ठीक है, तो बिल्कुल तो ये दूसरी पिक रहेगी नीरज देवान की तरफ से गॉडफ्रे फिलिप्स। आज बहुत वैरायटी ऑफ शेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, सिर्फ बैंक्स नहीं, देखिए डिफरेंट बीट से और डिफरेंट सेक्टर से आ रहे हैं। अब संदीप से समझते हैं, प्राज उन्होंने लास्ट दिया था, अब दूसरा स्टॉक आप कौन सा ला रहे हैं? तो तीसरा स्टॉक मैं कहूँगा डेल्टा कॉप है। ये एक अलग कंपनी है, सॉर्ट ऑफ हम कहते सकते हैं कि सिन गुड से रिलेटेड सिन बिजनेस है सॉर्ट जैसे ऑफ। गॉडफ्रे संदीप, फिलिप्स आपने लगा नाम को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। 3 इक्का यानी इक्का और कार्ड्स की बात हो रही है तो कैसीनोस की बात हो जाए। बिल्कुल वो मैच भी करता है उससे। करेक्ट। और साथ ही दिवाली के मौके पर हम बात कर रहे हैं इसकी। हाँ बिल्कुल।
तो डेल्टा कॉर्प अगर हम देखें हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस काफ़ी अच्छे किए हैं इंडिया में। और पंकज भी पहले बात कर रहे थे कि जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कंजम्पशन दो चीज़ों में बढ़ता है, एक प्रोडक्ट्स में, एक सर्विसेज में। तो सर्विसेज में बढ़ता है तो उसमें सर्विसेज में बढ़ने में एक बेनिफिशियरी डेल्टा कॉर्प भी हो सकता है। कैसीनोज में की ओनली लिस्टेड कंपनी है, 82% बिजनेस कैसीनो से आता है, 12% होटल से आता है, बाकी बिजनेसेस से आता है। तो एक जीएसटी इशू आजकल चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनोज को लेके, उसके कारण स्टॉक काफ़ी नीचे आया है। तो 350 के आसपास गया था, अभी 210-20 पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर इन कर रहा है जो भी नेगेटिविटी आएगी। तो एक बार ये इशू सेटल हो जाएगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक वापस चढ़ेगा। कैश जनरेट करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, 400 करोड़ का साल का कैश जनरेशन है और डेट फ्री कंपनी है। और इन्होंने ऑनशोर पे भी फोरे किया था, इन्होंने लैंड खरीदा था। एक आ रहा था पॉलिसी की ऑनशोर कैसीनो भी शायद अलाउ हो जाएंगे, तो वो फिर बाद में गवर्नमेंट बैक ट्रैक कर गई। तो हो सकता है कि अगले 2, 4, 5 साल में कभी ऑनशोर कैसीनोज भी आ जाएं, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक 14-15 टाइम्स अगले साल अर्निंग्स पे ट्रेड होता है, जो कि मुझे लगता है सस्ता है। एब्सोल्युटली। डेल्टा कॉर्प की बात तो लगातार एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी है ये स्टॉक। अगर देखें तो मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी हद तक ऑन ट्रैक नज़र आ रहा है। अगर इनके रिजल्ट्स की बात करें, पिछले जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी अट्रैक्टिव देखने को मिले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि डोमेस्टिक बूम जो है वो इस स्पेस में देखने को मिलेगा। फेस्टिवल डिमांड है, उसके ठीक बाद दिवाली के बाद एक वेकेशन फेज क्रिसमस एंड न्यू ईयर का भी आएगा, तो ये स्टॉक जो है वो बिल्कुल चलना है। तो एक कैटेगरी में इनफैक्ट हमारे बाजार के 3 एसेस कैटेगरी में हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके पिटारे में जो सारे के सारे स्टॉक्स आए हैं, ये सारे स्टॉक्स जो हैं वेरिड कैटेगरीज, वेरिड पोर्टफोलियो या वेरिड सेक्टर्स से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने देखा बैंकिंग से जुड़े 2 स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने, नीरज की तरफ से कैनरा बैंक आता हुआ देखा और पंकज ने अपनी राय SBI पर रखी। वहीं प्राज इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉर्प, भारत फोर्ज, कास्टिंग एंड फोर्जिंग, डिफेंस स्पेस जिसकी लगातार हम बातचीत भी करते हैं, सरकार का भी इस पर काफ़ी हद तक रुख है। और इन दिनों डिफेंस प्लेस में जिस तरह के नए एडवांसमेंट होते हुए दिख रहे हैं, इसके चलते ये स्पेसेस भी हैं जो कि लगातार फोकस में। गुडफ्रिप फिलिप्स और इन्फो एज जैसे स्टॉक्स भी पंकज ने हमें अभी बताया, इन्फो एज की बारीकियां हमारे साथ शेयर की। लेकिन पंकज, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि इस खास मौके पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टॉक सिलेक्शन जब आप करते हैं, किसी सेक्टर के सिलेक्शन की जब बात आती है, कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जो कि आप ध्यान में रखते हैं? इसेंशली मेरा ऐसा मानना है कि इक्विटी जो है ग्रोथ एसेट क्लास है। सो इन्वेस्टर को हमेशा ग्रोथ चेस करनी चाहिए और हाई ग्रोथ चेस करनी चाहिए। हमें उसमें कंजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम हमें गुड क्वालिटी ग्रोथ चेस करनी चाहिए। बिकॉज बाज़ार में, स्टॉक मार्केट में ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज भी रहती हैं जो शॉर्ट टर्म में ग्रोथ कर पाती हैं, पर उनके जो बिज़नेस के पॉलिसीज़ या प्रिंसिपल सही नहीं होते और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो मेरा एक सिंपल प्रिंसिपल रहा है इन्वेस्टिंग का कि इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इनटू गुड क्वालिटी ग्रोथ फॉर लॉन्ग टर्म। और एक बार ऐसी अच्छी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें फिर उसमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मतलब आप देखिए 2003 में जब मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, भारतीय टेली का जब IPO आया था वो 40 रुपये में आया था। आज वो स्टॉक में 2 बोनस आ चुके हैं पिछले 20 साल में और उसके बाद स्टॉक 800 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 100 गुना हो गया। तो एक बार आप कोई अच्छे ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसमें जब 5, 10, 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसमें जो रिटर्न्स आते हैं, मुझे लगता है वो अपार्ट फ्रॉम स्पेकुलेशन में अगर आप लकी हैं तो उसके अलावा और कहीं उस लेवल का पैसा नहीं बन सकता जो इन्वेस्टमेंट में बन सकता है। एक बहुत क्विक सवाल पंकज, क्योंकि पिछले संवत से इस संवत तक हमने जो रिटर्न्स देखे इंडियन मार्केट्स के लिए वो लगभग 2% नीचे रहे, लेकिन अब यही जब बाजार के बाहर के बाजारों को देखें, इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें, तो लगता है कि हमने तो फिर भी बहुत अच्छा किया। इस संवत से अगले संवत तक कितना आपको लगता है कि निफ्टी पे रिटर्न होना चाहिए? मैं आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता हूँ प्रियंका। लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल आप देखें तो निफ्टी की स्टोरी ये है कि निफ्टी इज 13% कंपाउंडेड एवरी ईयर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। मेरा ऐसा मानना है आने वाले 20 साल इंडिया के लिए लास्ट 20 साल से काफ़ी बेटर होंगे। हमारी ग्रोथ काफ़ी फास्टर होगी। इस साल में हमें $100 बिलियन FDI आने वाला है इंडिया में, जो प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम होगा इंडिया की हिस्ट्री में, हाईएस्ट एवर FDI। और ये नंबर आगे जाके और बढ़ने वाला है। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने। तो मेरा ऐसा मानना है कि साल एवरी ईयर थोड़ा कम ज़्यादा चलता रहेगा, पर आने वाले 20 साल के लिए
निफ्टी इज अ 15% एफडी एट लीस्ट। ओके नाइस। तो मतलब यानी एक साल का होराइजन, एक सिर्फ एक फिगर थी, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म होराइजन रखना है, आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है। संदीप, आपका व्यू क्या रहेगा अगर निवेश करना है, जो भी आपको, जैसे पंकज जी तो अपना होराइजन 20 साल के लिए बताया, लॉन्ग टर्म होराइजन हमें सबको पता है कि रहना है इन्वेस्टमेंट, फिर भी एक रिटर्न 1 साल 2 साल अगले 5 साल में आप कितना रिटर्न देखते हैं निफ्टी पर? देखिए, अगले 1 साल मुझे लगता है थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी और मार्केट के रिटर्न्स पे ज़रूर आएगा। तो उसमें से कितना फैक्टर्ड इन है ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट 1 ईयर टफ रहेगा, तो केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा कैश रखना चाहिए साइडलाइंस पे और केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, मैं बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं फिक्स रखता हूँ कि इससे ज़्यादा मैंने कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। तो वो एक डिसिप्लिन रखता है कि आपको पता है कि अगर आपको नया स्टॉक खरीदना है तो एक बेचना पड़ेगा उसमें से। तो वो डिसिप्लिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी अच्छा मेरे लिए काम करता है, क्योंकि फिर उसमें आप देखते हैं कि कौन सा कंपनी उसमें से वीकेस्ट है, उसको निकाल के आप नया कंपनी लाते हैं। तो वो एक डिसिप्लिन रहता है। तो क्योंकि आपके चैनल को रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी देखते हैं, उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि सुन के कंटिन्यूसली शेयर खरीद के आप अल्टीमेटली देखते हैं 80-100 स्टॉक्स हो गए, आपको पता नहीं कौन सी कंपनी क्या कर रही है। तो उसमें अगर इतना भी डिसिप्लिन रख लेंगे कि थोड़े से स्टॉक्स ही खरीदें तो और उनको ट्रैक करें, तो उसी में मुझे लगता है कि रिटर्न्स अच्छे आ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि डिसिप्लिन को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना यही सबसे बड़ी चुनौती है जो कि लोग नहीं कर पाते हैं। और एक साथ जिस तरह आपने कहा कि बल्क स्टॉक्स हो जाते हैं और फिर एक दिन अपना पोर्टफोलियो देख कर चौंक जाते हैं। लेकिन नीरज, आप बताएं, दिवाली से दिवाली तक किस तरह के रिटर्न्स अगले साल के लिए, या कह सकते हैं कि आने वाले लॉन्ग टर्म प्लेस के लिए बाजार की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली लॉन्ग टर्म मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी हर लेवल में मार्केट में मिलती है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस वैल्यूएशन पे शेयर ले रहे हैं। अगर किस कंपनी की ग्रोथ है 30-35% और उसको आप महंगा ले सकते हैं, पर अगर आपको ग्रोथ लग रही है कि 10-15% ग्रोथ है तो उसको आप 30-40 टाइम पे या 50 टाइम पे या 100 टाइम पे नहीं खरीद सकते। तो एक वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के साथ साथ। और जैसे हमने पिछले 1-2 सालों में देखा कि काफ़ी कंपनी में बहुत अच्छी रिटर्न मिली। एक बहुत ही आसान था इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा लगा लास्ट 1-2 सालों में। अगर आप ऑटो में देखें तो कहीं भी इन्वेस्ट करें पैसा बन रहा था। अगर आप कैपिटल गुड इंजीनियरिंग में देखें, बैंक्स में देखें, आईटी, फार्मा, बहुत अच्छा पैसा बना। कहीं पे भी जाके आप छोटी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। आई थिंक वो एक फेस मुझे लगता नहीं कि आगे ऐसा होने वाला है। आई थिंक थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। आप अपना समझदारी से वैल्यूएशन देख के एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें। आपको हर लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको यहाँ से भी रिटर्न मिलेगी। मार्केट वैसा चाहे ओवरऑल निफ्टी का रिटर्न ना दे नेक्स्ट 1 ईयर, आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक मिड कैप स्टॉक्स में और अच्छी कंपनी में एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है यहाँ से भी। काफ़ी बेहतर तरीके से नीरज जी बात बता रहे हैं। संदीप, आपने ना मेरे 2 क्वेश्चंस का, एक तो पता नहीं आप अंतर्यामी, आपको कैसे पता लग गया कि मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था। आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया कि हाँ भी लेके रखना नहीं है, बेचना भी है गुरुजी, और अगर कोई अच्छा शेयर आपको मिल जाता है तो पुराने वाले से प्रॉफिट लेके निकल जाना है। एक प्रॉब्लम और है रिटेलर्स के बीच में, वो कहते हैं कि जब हम खरीदते हैं ना शेयर्स तो वहीं से टूटना शुरू होता है, और जब हम बेच देते हैं शेयर्स वहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दो सर। इस प्रॉब्लम का सलूशन एक्चुअली कुछ नहीं है, लेकिन इसका कारण मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो लोग देखते हैं बिजनेस चैनल चल रहा है, आपका चैनल देखते हैं वो लोग रोज़, तो वो देखते हैं कि आप कुछ, हाँ, तो वो देखते हैं कि ये शेयर रोज़ चल रहा है, वो देखते जाते वो जाके जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा यूफोरिया होता है वहाँ जाके ख़रीद लेते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी जब स्ट्रेट लाइन दिखता है किसी स्टॉक में, उसमें तब नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको लगता है ये कंपनी अच्छी है, तो जब वो स्ट्रेट लाइन में चढ़ के नीचे गिरती है तब आप खरीदेंगे तो गलती नहीं होगी। दूसरा, लोगों को लगता है कि अगर हम नहीं खरीदेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर हम ये तो हमारी बस निकल गई तो, लेकिन मार्केट में कभी बस निकलती नहीं है। एक बस जाती है तो दूसरी आती है, तो आप दूसरी पकड़ सकते हैं, वो उस वाली को छोड़ दीजिए। तो यानी आप लटक के मत जाइए उस लदी हुई बस को, तेज दौड़ती हुई बस को पकड़िए, इंतजार करिए दूसरी बस आएगी। इतने सारे स्टॉक पिक्स डिस्कस हुए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के भी, क्योंकि शो का नाम भी 3 का है। कभी आपने तो डेल्टा कॉर्प भी, आपने खुद वैसे कार्ड्स खेले हैं, कसिनोज आप कभी खुद गए हैं? जी हाँ, मैं तो
एक समय पे मैं बहुत खेलता था, अब मैं नहीं खेलता, लेकिन क्योंकि अभी मैं और चीज़ों में बिजी हो गया हूँ। दिवाली में तो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, लोग स्पेशली कार्ड पार्टी रखते हैं या फिर जनरली अपनी पूजा के बाद कार्ड्स खेलते हैं कि उन्हें ऑस्पिशियस लगता है, ये भाग्य लगता है कि हाँ इस दिन लक्ष्मी जी साथ रही तो सारा साल साथ होंगी। थोड़ा पैसा जाके कैसीनो में लूज करना अच्छा होता है। पंकज, आपको कार्ड्स खेलने पसंद है? हाँ, मैं बिल्कुल, आई प्ले विथ माई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो मैं पूरे साल खेलता हूँ कार्ड्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज समय देने के लिए और बताने के लिए बेहतरीन शेयर्स। तो ना केवल आपको शेयर्स पता लगे बल्कि आपकी जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स होती है ना, इसको हम FAQ कहते हैं, उसके भी बहुत सारे जवाब आज हमारे मेहमानों ने दिए। उम्मीद करते हैं ये दिवाली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। आप हमें इजाज़त दे सकते हैं, मेरे को, मानसी को और प्रियंका को, और साथ ही हमारे मेहमानों को भी आप इजाज़त दे सकते हैं। और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, इसी के साथ एक खास कोट भी कहना चाहिए कि लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और खूब प्रकाश ही प्रकाश हो। ET Now स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से हमारे सारे व्यूअर्स को दिवाली और धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, नमस्कार।